हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एसएलआर और सीआरआर की। क्या है ये एसएलआर और सीआरआर और कैसे आरबीआई इसका यूज करती है लिक्विडिटी और ग्रोथ को मैनेज करने के लिए। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है और कैसे आरबीआई इसको यूज करती है इन्फ्लेशन और ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस फॉर्म करेगा आज की वीडियो के लिए। तो फ्रेंड्स, सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, ऐसा इसका फुल फॉर्म है। जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं कि कैश रिजर्व रेशियो यानी एक रिजर्व रखा हुआ कैश होता है जिसका कि एक रेशियो है सीआरआर यानी, और एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये भी एक रेशियो है जो कि लिक्विडिटी वर्ड उसमें आता है। इसका मतलब कि ये लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए एक रेशियो बनाया गया है। ये एक बेसिक एक्सप्लेनेशन आप उसके लिटरल मीनिंग से समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे एसएलआर और सीआरआर आपके लिक्विडिटी और इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन ये दो चीजें क्या होती है। पिछले वीडियो में हमने इसके ऊपर विस्तार में बात की थी। अभी फिर से मैं कुछ उसके एस्पेक्ट्स है वो दोहराना चाहूंगा कि लिक्विडिटी का मतलब यह होता है कि अगर आपके पास में, मान लीजिए आप घर से निकल रहे हैं और आपके पास में 10 रुपए का एक नोट है, तो वो 10 रुपए के नोट से आप कोई भी नई चीज खरीद सकते हैं या किसी और को दे सकते हैं उधार के रूप में। इसलिए 10 रुपीज जो है वो आपकी लिक्विडिटी कही जाएगी उस दिन के लिए, उस समय के लिए। वैसे ही इकोनॉमी में बैंक्स के पास भी कुछ ना कुछ लिक्विडिटी होती है जो कि वो किसी और को दे सकते हैं या उससे अपने खुद का बिजनेस एक्सपेंशन कर सकते हैं या कुछ चीजें खरीद सकते हैं। तो ये हो गया लिक्विडिटी का मतलब। अब इन्फ्लेशन क्या होता है ये भी समझते हैं। इन्फ्लेशन ये होता है फ्रेंड्स, जब आपको कोई भी चीज पहले अगर 100 रुपए में मिल रही थी तो उसका दाम अभी 100 रुपए से ज्यादा हो जाता है, 103, 105, 110 कुछ भी हो सकता है। इसको कहा जाता है कि प्राइसेस इन्फ्लेट हो चुकी है यानी महंगाई आ चुकी है। अभी महंगाई क्यों आती है? क्योंकि जो सेलर्स हैं वो अपना प्राइस बढ़ा देते हैं। सेलर्स अपना प्राइस क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि उनके पास में बहुत कस्टमर्स आते हैं। मतलब कोई भी दुकानदार अपने प्राइस तभी बढ़ाएगा जब उसके पास बहुत सारे कस्टमर्स रोज के आना स्टार्ट हो जा रहे हैं और वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो वो ये सोचेगा कि मुझे ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए मेरे प्राइसेस जो है, जो सेलिंग प्राइस है उसको बढ़ाना चाहिए। इसलिए वो अपने सेलिंग प्राइसेस जो है वो बढ़ाता है और इन्फ्लेशन को इनवाइट करता है। तो ये हो गया इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी, दोनों चीजें हमने एक शॉर्ट में समझ ली। अभी बात करते हैं सीआरआर की। तो फ्रेंड, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, सीआरआर वो रेशियो होता है जो कि बैंक्स को रखना पड़ता है आरबीआई के पास में अपने एनडीटीएल के प्रपोर्शन में। अब सबसे पहले समझते हैं कि एनडीटीएल क्या है। एनडीटीएल यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, तो ये जो बैंक होती है इसके ऊपर में ये एनडीटीएल लागू होता है। मतलब ये बैंक के ऊपर में वो लायबिलिटीज होती है। वो लायबिलिटीज कहां से आती है? फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जो भी कस्टमर्स होते हैं, आप और मेरे जैसे, वो बैंक्स में अपना पैसा रखते हैं, सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट के फॉर्म में। ऑल्सो हम कुछ फिक्स डिपॉजिट्स या कुछ अलग प्रकार के डिपॉजिट्स भी बैंक्स में रखते हैं। साथ ही में जो इंडस्ट्रीज या इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी अपने करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट रखते हैं बैंक्स में, और डिपॉजिट्स भी वो बैंक्स में रखते हैं। तो बैंक के ऊपर में एक लायबिलिटी आ जाती है। कल को अगर मैं मेरे बैंक में जाके मेरा करंट अकाउंट में से पैसे निकालूं या सेविंग्स अकाउंट में से पैसे निकालूं या फिक्स डिपॉजिट में से पैसे निकालूं, तो वो पैसे बैंक्स को मुझे रिटर्न करने ही पड़ेंगे। इसका मतलब ये जो पैसा बैंक के पास हम रखते हैं ये बैंक का एसेट नहीं है, ये बैंक की लायबिलिटी बन जाती है। क्योंकि जब भी हम डिमांड करेंगे, जब भी हमारा टाइम आएगा, उस समय में बैंक को वो पैसे हमें लौटाने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारी लायबिलिटीज होती है बैंक्स के पास जो कि बैंक्स को हमें लौटानी पड़ती है जब हम उसकी डिमांड करेंगे। अब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज में दो शब्द आते हैं, डिमांड एंड टाइम। ये डिमांड एंड टाइम क्या है? डिमांड का मतलब होता है कि जब हम डिमांड करेंगे तब हमें वो पैसा मिलना चाहिए। और वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि टाइम लायबिलिटीज कही जाएगी। टाइम लायबिलिटीज यानी वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है फ्रेंड्स जो कि एक सर्टेन टाइम होने की बाद ही आप क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि डिपॉजिट्स, जो भी डिपॉजिट्स होते हैं बैंक्स के पास में, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट्स है, वो उनके लिए एक टाइम लायबिलिटी बन जाती है। क्योंकि उनको पता है कि इस टाइम के पहले कोई भी कस्टमर आके उनसे वो पैसे नहीं मांग सकता। इसलिए एनडीटीएल यानी डिमांड लायबिलिटीज और टाइम लायबिलिटीज, ये दोनों भी बैंक्स के पास में जमा रहता है। अब ये जो सीआरआर है
जो कि कैश रिजर्व रेशियो है, वो 3% होता है। वो किसका 3% होता है? वो एनडीटीएल का 3% होता है। मतलब जो भी पैसे बैंक्स के पास में जमा है इन द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट या डिपॉजिट, उसका 3% जो है वो बैंक को रखना पड़ता है आरबीआई के पास में। आरबीआई एक सेफ्टी नेट बनाता है फ्रेंड्स, जिसके तहत वो ये एंश्योर करना चाहता है कि मार्केट में कभी भी रिजर्व लिक्विडिटी अवेलेबल रहे। ऐसा ना हो कि बैंक के पास जितना भी पैसा है वो लोन दे दे और फिर एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें कि बैंक कोलैप्स हो जाए। इसलिए ये सारे सीआरआर के तौर पर वो फंड्स अपने पास में रखती है और उसका करंट रेट जो है वो 3% का है। अब बात करते हैं एसएलआर की। एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कि है 18%, और ये 18% बैंक को आरबीआई के पास नहीं रखना होता है, ये अपने पास खुद रखना होता है बैंक्स को। तो ये जो 18% है ये बैंक अपने पास रखेगी। 18% किसका? 18% रहेगा वो एनडीटीएल का। फिर से जैसे कि 3% एनडीटीएल का आरबीआई के पास, 18% एनडीटीएल का जो है वो बैंक खुद के पास रखेगी। वो भी एक लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, जो कि काम आ सकती है क्रंच सिचुएशंस में। अब ये दोनों रेशियो तो हमने समझ लिए। अब एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि मान लीजिए बैंक के पास में सारे डिपॉजिट्स और करंट अकाउंट्स टोटल मान लीजिए अगर 100 रुपए के हैं फॉर एग्जांपल, तो उसका एनडीटीएल जो है वो 100 रुपए हो जाता है। 3 रुपए जो है वो आरबीआई के पास जाएंगे, मतलब 3% ऑफ 100 रुपीज। 3 रुपए यहां पे रखे जाएंगे और यहां पर रखे जाएंगे 18 रुपए, यानी 18 + 3 21 रुपीज यहां पर डिपॉजिट हो गए। बचे हैं अभी 79 रुपीज। 79 रुपीज जो है वो बैंक के पास में अवेलेबल रहेंगे लोगों को लोन्स देने के लिए या खुद का बिजनेस और डेवलप करने के लिए। तो ये सिर्फ 79 रुपीज में ही बैंक बाकी अपने कस्टमर्स को लोन दे सकती है। तो यहां पर हमने समझा कि कैसे बैंक्स के पास एसएलआर और सीआरआर देने के बाद कुछ पैसा बचता है जो कि वो लोन्स के फॉर्म में लोगों को दे सकती है। अब बात करेंगे कि कैसे आरबीआई ये सीआरआर और एसएलआर को मॉनिटर करके इन्फ्लेशन और ग्रोथ को चेक कर सकती है। अब मान लीजिए कि आरबीआई ने ये सीआरआर का जो रेट है वो मान लीजिए अगर बढ़ा दिया। अगर आरबीआई ये सीआरआर का रेट बढ़ा देगी तो बैंक्स के पास में जो भी एनडीटीएल है उसका ज्यादा पैसा आरबीआई को देना पड़ेगा। मान लीजिए 100 रुपए अगर बैंक के पास है और सीआरआर 3 की जगह पर 4% हो जाता है, तो 4 रुपए बैंक को आरबीआई को देना पड़ेगा। उसके पास जो 79 रुपीज बचे थे उसमें से 1 रुपया और कम हो जाएगा, 78 रुपीज ही बचेंगे। तो बैंक्स के पास में कम पैसा बचेगा लोगों को लोन देने के लिए, और जो लोन लेने वाले लोग हैं उन लोगों को भी कम पैसे मिलेंगे बैंक्स की तरफ से। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जो लोग लोन ले रहे हैं या जो इंस्टीट्यूशंस लोन ले रही है बैंक से, उनको कम लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि बैंक जो लोन ऑफर कर रही है वो जो पिछले केस में 79 रुपीज का था वो अभी सिर्फ 78 रुपीज का ही लोन बैंक दे सकती है। इसलिए यहां पर जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाएगी। और आप जानते हैं कि लिक्विडिटी जब मार्केट में कम हो जाती है उस समय डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि लोगों के पास पैसा कम रहता है, लोग दुकानों में कम जाते हैं, कम खरीदी करते हैं। इसके वजह से डिमांड कम हो जाती है, और डिमांड कम हो जाती है तो प्राइसेस भी कम हो जाते हैं, यानी इन्फ्लेशन कम हो जाता है और प्राइसेस चेक हो जाती है। इसी तरह एसएलआर को भी मान लीजिए अगर आप बढ़ा देते हैं, अगर 18 की जगह पर एसएलआर को मान लीजिए 20 कर दिया जाएगा, तो क्या होगा? अगर यहां पर 20 हो जाएगा तो बैंक को 20 रुपया रखना पड़ेगा खुद के पास एज ए एसएलआर, और 3 रुपया देना पड़ेगा आरबीआई को। मतलब 20 + 3 = 23। 100 रुपीज में से 23 रुपीज अगर चले जाएंगे तो 77 रुपीज बचेंगे बैंक के पास सिर्फ। तो ये 77 रुपीज ही बैंक यहां पर लोन दे पाएगा। यहां पे लिक्विडिटी कम हो जाएगी, लिक्विडिटी कम होने से इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। इस तरह से आरबीआई जो है ये दोनों जो रेशियोज है इसको मॉनिटर करती है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। अब मान लीजिए अगर इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं हो रही है तो फिर आरबीआई क्या करेगा? इकोनॉमी में अगर ग्रोथ नहीं हो रही है इसका साफ मतलब है कि लोग जो है वो कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं, लोग चीजें खरीद नहीं रहे हैं, इससे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है लोगों को, स्टॉक प्राइसेस ऊपर नहीं जा रहे हैं, कंपनीज की जो है वो प्रॉफिट नहीं हो रही है क्योंकि उनका माल नहीं बिक रहा है। तो ये सब चीजों को फिर से रिवर्स करने के लिए
आरबीआई को यह इंश्योर करना पड़ेगा कि इन सब लोगों के पास में बहुत सारे पैसे रहे और वो फिर मार्केट में जाके चीजें खरीदे और इकोनॉमी की ग्रोथ हो, जीडीपी बढ़े। इसलिए आरबीआई क्या करेगा, इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोन अवेलेबल कराने के लिए सीआरआर और एसएलआर को कम कर देगा। अगर सीआरआर और एसएलआर कम हो जाएंगे तो बैंक को कम पैसा रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास बैंक को कम पैसा रखना पड़ेगा खुद के पास, उसके पास खुद के पास लोन देने के लिए ज्यादा पैसे रहेंगे और जितना ज्यादा पैसे रहेंगे उसके पास लोन देने के लिए उतना ही ज्यादा पैसा रहेगा यहां पर इस सेक्टर में, और लोगों के पास लिक्विडिटी रहेगी, लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदेंगे और इकोनॉमी बूस्टअप होगी। ये सारी चीजें हमने समझी एक सिंपल भाषा में कि कैसे एसएलआर और सीआरआर को मॉनिटर करके इन्फ्लेशन और ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सकता है। तो फिर से एक बार चीजों को रिवाइज करते हैं और समझते हैं। मान लीजिए अगर सीआरआर और एसएलआर को अगर बढ़ा देती है आरबीआई तो लिक्विडिटी मार्केट में कम हो जाती है, क्योंकि बैंक कम लोन दे सकती हैं, क्योंकि सीआरआर और एसएलआर के तहत उनको आरबीआई और खुद के पास ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा, इसलिए वो पब्लिक में कम पैसा बांटेगी, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, पब्लिक में डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है, और उसके चलते इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। इसलिए सीआरआर एंड एसएलआर when increased the inflation will come down, and at the same time CRR SLR को जब गवर्नमेंट कम करेगी उस समय बैंक ज्यादा लोन दे सकती है आम लोगों को, उसके वजह से लोगों के पास पैसा आएगा, लिक्विडिटी आएगी, उनका कंजम्पशन बढ़ेगा, लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदेंगे और फिर ग्रोथ भी होगा और इकोनॉमी बूस्टअप होगी। तो ये हमने समझा कि कैसे सीआरआर और एसएलआर को मॉनिटर करके ग्रोथ और इन्फ्लेशन ये दोनों चीजों को गवर्नमेंट मॉनिटर कर सकती है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो आरबीआई के रिलीफ पैकेजेस अनाउंस किए थे कोरोना के टाइम पे, उसमें सीआरआर को कम करके 3% पे लाया गया है, पहले वो 4% पे था। साथ ही में एसएलआर को भी कुछ हद तक कम कर दिया गया है आरबीआई की तरफ से और वो अभी 18% पे है। तो जब भी इकोनॉमी स्लो डाउन में होती है तो आरबीआई ये स्टेप्स उठाता है, सीआरआर को कम करता है और एसएलआर को कम करता है, और उसके कुछ रिजल्ट्स हमें इकोनॉमी में आते हुए दिख भी रहे हैं, एटलीस्ट स्टॉक मार्केट में आते हुए दिखे थे पिछले हफ्ते में। ये उसका सही प्रमाण नहीं होगा ये समझने का कि क्या वो उसी का इफेक्ट था या किसी और चीज का, लेकिन इस तरह के मेजर्स आरबीआई यूजुअली उठाती है जब इकोनॉमी एक स्लो डाउन में जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो कि इंडियन इकोनॉमी में इंटरेस्ट रखता हो, या फिर मैं बोलूंगा कि उन सभी तक पहुंचाइए जो भी बैंक्स में अपने करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट्स रखते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता होना चाहिए कि ये जो पैसे जमा होते हैं बैंक के पास में आखिर उसका क्या किया जाता है और आरबीआई उसको किस तरह से हैंडल करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन।